आज काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ काइनेमेटिकल टर्म डिफाइन कर लेते हैं और इसके बाद इसमें प्रॉब्लम समझेंगे। तो काइनेमेटिकल टर्म या सेकेंड लेक्चर होगा काइनेमेटिक्स का, लेक्चर सेकेंड। तो कुछ काइनेमेटिकल टर्म हैं, पहले उसे हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे पहला टर्म है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे आपको, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर समझ लेते हैं। जैसे मान लो यह है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर मान लेते हैं जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इधर हो गया वाई एक्सिस। अब कोई मान लो स्पेस में कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स वाई और जेड, है ना। तो अगर इस पार्टिकल को किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोकेट करेंगे तो लोकेट करने वाला वेक्टर का नाम होगा पोजीशन वेक्टर। जैसे हम लोग वह फिक्स्ड पॉइंट जो लेते हैं वह ऑरिजिन लेते हैं, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसे लोकेट करना होगा, तो ऐसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? द वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और वह रेफरेंस पॉइंट जो होगा वह जनरली ऑरिजिन होगा। तो आप पोजीशन वेक्टर चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, लिख लो, द वेक्टर विच locate the position of a particle with respect to reference point, और वह रेफरेंस पॉइंट जनरली हम लोग क्या लेंगे? ऑरिजिन, ठीक है। तो मान लो पी पॉइंट जो स्पेस में है और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट और ई जेड कोऑर्डिनेट है, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको आता है कितना 0 0 0। तो अगर उसका पोजीशन वेक्टर हमें लिखना होगा तो हम लोग लिखने के तरीके समझ लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, है ना। तो फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो आई कैप इंडिकेट करेंगे। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। एक्स एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप दिया गया है, वाई एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए के कैप दिया गया है ना। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे तो लिखने का तरीका आप समझ लो। फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करने से आई कैप लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट अगर माइनस करेंगे तो जे कैप लिखेंगे, और जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो के कैप लिखेंगे। आई बात समझ में? तो अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका अगर मॉड निकालना होगा तो मॉड भी आप डायरेक्टली ही समझ लो, थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर पढ़ाएंगे तो सब डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो आर का अगर मॉड निकालना होगा तो आई का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करना है, फिर जे का कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करना है, और फिर के का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करके लिख देना है ना। तो इस तरह से हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर आप लिख लो। अगर कहीं भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे और वेक्टर निकालना है तो फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो आई कैप लगाना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो जे कैप लगाना है, और जेड कोऑर्डिनेट माइनस करना है तो के कैप लगाना है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर दिया गया है आई कैप,
जे कैप और के कैप, है ना। तो आगे हम लोग बढ़े। चलो आगे देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझ लो। वेक्टर से हम लोग वेक्टर निकालने के लिए पहले समझ लेते हैं। ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है और ये -4 5 6 है, ठीक है। और तुम्हें ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करोगे। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें तो -4 -1, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करने से आई कैप लिखेंगे। फिर वाई कोऑर्डिनेट माइनस करो, कितना हो जाएगा 5 - 2j कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो 6 - 3k कैप। तो यहाँ से ए बी वेक्टर हमारा मिला, कितना मिलेगा -5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यही ना। अगर इसका मॉड हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, के का कोफिशिएंट को स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा 25 + 9 + 9। और बताओ सॉल्व करके बता दो कितना हो गया 25 + 18, यही ना 9 + 9। इसको और ऐड कर दो, कितना होगा ऐड करके 43, तो √43 हो गया। इसका मतलब अगर दो वेक्टर आपको 2 पॉइंट दिया है, उसका कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, वेक्टर निकालना है तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। फाइनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो आई कैप लगाना है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो जे कैप लगाना है, और जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो के कैप लगाना है। और अगर इसका मॉड निकालना होगा तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर को रूट कर देना है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ें। तो हम लोग पहले काइनेमेटिकल टर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सबसे पहले ग्राफ पर ही आएंगे, ग्राफ का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। चलो तो पोजीशन तो हम लोग समझ गए। पहला टर्म इसमें काइनेमेटिकल टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहले भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। जैसे मान लो यहाँ पर किसी पार्टिकल को अगर लोकेट करना होगा तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग जनरली ओरिजिन मानते हैं। मान लो पार्टिकल यहाँ इनिशियली था, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन। वेक्टर, ये वेक्टर इंडिकेट होता है एरो से। मान लो पार्टिकल यहाँ चला गया तो फाइनल पोजीशन यही हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ से इनिशियल से फाइनल चला गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट आपको समझाए थे इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेज डिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन जो होगा वह इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ होगा। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो डिस्प्लेसमेंट देख करके बताओ, क्या बताओगे। ये फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर लेंगे ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऐसे कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पहले ही हम डिफाइन कर चुके थे। यहाँ सिर्फ इतना लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग होगा वो अगर पोजीशन के टर्म में लिखना होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। चेंज इन पोजीशन इज known as डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है।
चलिए, तो पहला टर्म पोजीशन हो गया, दूसरा टर्म डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट को अगर पोजीशन के टर्म में लिखना चाहोगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके हम लोग लिख सकते हैं। आगे टर्म डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी समझ लेते हैं। वेलोसिटी, जैसे मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो ये इसी पाथ पर मूव कर रहा है और हम यहाँ पर उसका पोजीशन दिखा देते हैं ऐसे। यह पी पार्टिकल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। अगर ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये पोजीशन वेक्टर का जो टिप जो देख रहे हो ना, वो तो चेंज करता चला जाएगा। तो इसके टिप का जो चेंजिंग का रेट होगा ना, उसी को कहते हैं वेलोसिटी। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये टिप चेंज करेगा तो पोजीशन भी चेंज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी कह सकते हैं। लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is known as velocity। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, डी आर बाई डी टी, है ना। या फिर जैसे मान लो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर पार्टिकल चला गया फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पार्टिकल आगे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज करेगा, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। यानी आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे? रेट ऑफ change of displacement, rate of change of displacement with respect to time, with respect to time is known as velocity। ठीक है, चलो अब वेलोसिटी तो हम लोग समझ गए कि पोजीशन का चेंजिंग का रेट जो होगा वही कहलाया क्या, वेलोसिटी कहलाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और देख लो, यहाँ थोड़ा हम इलोंगेट कर देते हैं, है ना। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा तो यहाँ पर बनता है, थोड़ा सा हम लोग करेंगे। जैसे पोजीशन हम कैसे लिखते हैं, 3 कंपोनेंट होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स में, वाई में और जेड में। तो अगर वेलोसिटी लिखते हो कैसे लिखते हो, डी आर बाई डी टी, यही ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या मिलेगा ये बताओ तो, डी बाई डी टी लिखोगे और आर के जगह पर टोटल टर्म तो लिखना पड़ेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होगा ना। सभी में सेपरेट आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के, है ना। अब यहाँ से वेलोसिटी कहें तो ये डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स कह देते हैं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। चलो इसको अगर लिखें तो ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी का 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्स में, वाई में और जेड में। अगर इस वेलोसिटी को आप मॉड निकालेंगे तो स्पीड बोला जाता है।
और ये जो वेलोसिटी का मॉड निकाल रहे हो स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। मॉड निकालने के लिए अभी समझाएं हैं आपको, आई का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर, है ना। तो ये स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड का भी फार्मूला याद रखना है इसमें, और याद रखना है वेलोसिटी का मॉड का ही नाम क्या होता है, स्पीड होता है। अच्छा, यहाँ पर Vx कितना हुआ, तो Vx हमें मिला है dx/dt, यानी x कोऑर्डिनेट को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर y कंपोनेंट, y डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर z कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट मिलेगा। इतना भी ब्रेन में रखना है। हालांकि ये सब मोशन इन ए प्लेन जब पढ़ाएंगे तो हम डिटेल से इस पर प्रॉब्लम करेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल केवल टर्म आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको प्रॉब्लम में रिलेट करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया होगा। चलो आगे बढ़े। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कई टाइप का होता है, उसके चक्कर में हम नहीं जा रहे हैं। मेरा मेन पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाना। तो बस थोड़े सा जो टर्म है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको प्रॉब्लम में रिलेट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहला हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जैसे मान लो यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर तो इसका चेंज कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मान लो t0 पर। इसके जो पोजीशन का चेंजिंग का रेट होगा इस मोमेंट में, उस इंस्टेंट में पोजीशन वेक्टर का जो चेंजिंग का रेट होगा पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उसी चेंजिंग का रेट का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे लिखोगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर at a particular instant of time is known as instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही बात समझ में। तो अगर हम v इंस्टेंटेनियस अगर लिखते हैं तो ये होगा dr/dt एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t इजकल टू t0, है ना। आ रही बात समझ में। जैसे आपको पोजीशन वेक्टर दे देगा, कोई मोमेंट दे देगा, कहेगा बताओ इस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना होगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। लिखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल vary with time r is equal to t square plus 1 meter। find velocity at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, t is equal to 2 सेकेंड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बोल रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हो, कैसा वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस है ना। तो बस इसको डिफरेंशिएट करो और t का वैल्यू 2 रख दो, हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका सॉल्यूशन समझ लो। देखो आर दिया है कितना, आर दिया है ना कितना, टी स्क्वायर प्लस 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखते हो ये बताओ, डी आर बाई डी टी है ना। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो। आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में कि आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो तो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख लो। डिफरेंशिएशन में पूरा डिटेल से आपको जितना मैथमेटिक्स बेसिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और डिफरेंशिएशन का 3 एप्लीकेशन भी उसमें समझाया हुआ है, स्लोप निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन भी समझाए हुए हैं, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, है ना। एरिया अंडर कर्व निकालना होगा, एवरेज वैल्यू निकालना होगा, ये सब वहाँ पर बताए हुए हैं। आप चाहो तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप जानते हो डिफरेंशिएशन तब तो कोई बात ही नहीं है। तब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। चलो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा, 2t हो गया ना। समझ में आया कैसे होता है, 2t एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा। एक्स टू द पावर n का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। इसी फार्मूला से 2 हो गया, t हो गया 2 माइनस 1, और फिर t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, और 2 जो है कांस्टेंट का 0 हो गया। तो ये बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना मिला, 2 इंटू टी। लेकिन हमें कितने टाइम में चाहिए, तो हमें 2 सेकेंड पर चाहिए, है ना। तो बस टाइम का वैल्यू 2 डाल देंगे, इसमें निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना हो गया, 2 इंटू 2 डेट इज 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ पे। तो बड़ा सिंपल है। थोड़ा हम लोग डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं, स्लोप, है ना। तो वेलोसिटी डिफाइन किया जाता है कैसे, डी आर बाई डी टी या फिर डी एस बाई डी टी। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ होगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तो उसका स्लोप जो है वह वेलोसिटी देगा। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं, उसको भी यूज करते जाते हैं। हम सब समझाए हैं आपको डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में। आप वहाँ से डिटेल से अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेक्शन में जा कर के आप डिटेल से देख सकते हो डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए तो आप आगे बढ़ें। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, डी आर बाई डी टी एट टी इजकल टू टी नॉट। और डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या पोजीशन टाइम ग्राफ हो, इसका स्लोप जो होगा वह एक्सेलरेशन देगा। तो आप इसे भी लिखते चलो और उसे भी समझते चलेंगे हम लोग। तो लिख लो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना। तो पहले तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ लेते हैं, ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्या है ये समझो। इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन तो हम लोग समझ ही चुके हैं, डी आर बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, यही ना। तो जैसे मान लो तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ दे देगा, जैसे मान लो इधर पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको ग्राफ दे देगा। मान लो हम यहाँ ग्राफ ऐसे दिखा देते हैं, चलो ऐसे ही दिखा दिए हम, और कह देगा कि 2 सेकेंड, जैसे यहाँ पर टी नॉट सेकेंड में बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपसे पूछेगा उस समय हम लोग ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो ग्राफ से निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। और अगर इस पॉइंट पर हम लोग कहें कि t इक्वल टू टी नॉट पर वेलोसिटी निकालो, तो इस टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट कर देना, है ना। और यहाँ पर टेंजेंट डालना है।
टेंजेंट्स दिखाए हुए हैं हम, है ना, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में देखना एक बार ज़रूर। तो यहाँ पर स्लोप हम लोग निकालेंगे। स्लोप जो होता है वैसा लाइन होता है जो कि कर्व को उस पॉइंट पर नहीं कट करेगा, उस पॉइंट पर जिस पर आप स्लोप निकालना चाहते हो उस पॉइंट को कट नहीं करेगा, उस पॉइंट पर सिर्फ टच करता है। क्या करता है? सिर्फ टच करता है। तो इसको यहाँ टच कराते हुए ऐसे ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसे ड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हो, वैसे तो कट कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट तो क्या कुछ इसी तरह से जाएगा ना, ठीक है। और ये टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टी एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका tan लेंगे तो उस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। तो प्रोसेस समझ लो, हम आगे इसका एग्जाम्पल से भी करेंगे। इंस्टेंटेनियस अगर t इक्वल टू टी नॉट पर निकालना है तो यहाँ पर टेंजेंट डाल दिए और इस एंगल का tan ले लूँ तो उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी प्रीवियस लेक्चर में इस पर हम लोग काम किए थे, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी लिख लो। इसमें क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी जब भी होगा ना तो एक इंटरवल ऑफ टाइम दिया रहेगा। जैसे पोजीशन और टाइम के बीच में हम लोग ऐसे दिखा दो, मान लो यहाँ पर पोजीशन है इनिशियल, ये इनिशियल टाइम में है ना, और यहाँ पर फाइनली पार्टिकल चला गया, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा, और यहाँ पर दिखा दो फाइनल टाइम। तो जब भी आपको एवरेज पूछेगा तो समझ लेना वो इंटरवल ऑफ टाइम में ही पूछ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इनिशियल से फाइनल टाइम के ड्यूरेशन में जो पोजीशन का चेंजिंग का रेट आएगा वही बताएगा क्या? एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ड्यूरिंग सर्टेन interval of time is known as एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो अगर एवरेज वेलोसिटी देखो तो साइन ऐसे इंडिकेट करते हैं, है ना। और इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कह सकते हो, है ना। और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये तो आप जानते हो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी ना होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्लियर है ना। एस क्या इंडिकेट कर रहा है? एस डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी देखे हैं और भी इसमें प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे इसमें, है ना। और जो यहाँ टर्म एक बार पढ़ लोगे उससे रिलेटेड आगे भी प्रॉब्लम होता चलता चला जाएगा। आप टर्म पढ़ते जाएंगे, आगे जो प्रॉब्लम में होगा वो रिलेट होते चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिक टर्म हमें एक बार समझा देना है। क्लियर ना। चलो तो यहाँ तक तो हो गया। अब ग्राफ से कैसे निकालोगे? तो ग्राफ जब भी देगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ देगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देगा, है ना। तो कैसे हम ग्राफ से निकालेंगे इसको एवरेज वेलोसिटी को, तो समझते हैं इसको, है ना।
कैसे ग्राफ से निकालेंगे। जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, यही कर्व दे दिया और इंटरवल ऑफ टाइम देगा। जैसे मान लो कह देता है कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, इनिशियल टाइम 2 सेकेंड, फाइनल टाइम 4 सेकेंड। इस ड्यूरेशन में बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो क्या करना है समझो, जो टाइम देगा ना उसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट कर देना है। ठीक है, यहाँ इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट लोकेट कर दिए और दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये बन गया कॉर्ड किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। और इस कॉर्ड का जो स्लोप निकालोगे ना वह एवरेज वेलोसिटी देगा। मान लो ये वाला डिस्टेंस हो गया डेल्टा एस और ए वाला जो हो गया वह डेल्टा टी हो गया। तो अगर इसका हम लोग इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखोगे। अगर एवरेज वेलोसिटी देखें तो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे इसका tan थीटा। tan थीटा यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही ना। तो कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कॉर्ड, ये है कॉर्ड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कॉर्ड का स्लोप क्या देगा, तो वह देगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। इस बात को याद रखना, कई बार ये पूछा गया है। तो लिख लो यहाँ से स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और थर्ड में लिख लो, यहाँ तक हो गया। कैसे निकालेंगे सब समझा दिया आपको। चलिए थर्ड में देखते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म कहो या कांस्टेंट कहो, दोनों बात एक ही है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑन पोजीशन कांस्टेंट होता है तो उस तरह के वेलोसिटी का नाम होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसको भी लिख लो, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रिमेन कांस्टेंट with time, then velocity is known as uniform or constant velocity, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे देखो मैथमेटिक्स अगर करोगे ना तो अगर डी आर बाई डी टी किए, डिफ्रेंसिएशन पोजीशन को किए, और अगर ये कांस्टेंट आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। क्लियर है। अगर हम यहाँ से ग्राफ से देखें तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो निकालोगे वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट, है ना।
तो कैसे हम लोग ग्राफ से देखेंगे? तो ग्राफ देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया और एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है ऐसे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन दिया, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर अगर टेंजेंट आप डालोगे क्या होगा? यही लाइन आएगा ना। तो ये तो हॉरिजेंटल के साथ हमेशा एंगल वही बनाता रहेगा थ्रू आउट सारे पॉइंट पर, है ना, सेम। यानी यहाँ भी टेंजेंट आप डालेंगे तो यही लाइन आएगा, यहाँ टेंजेंट डालेंगे यही लाइन आएगा, यहाँ टेंजेंट डालेंगे यही लाइन आएगा। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर अगर स्ट्रेट लाइन देख लेते हो तो समझ लो कि वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a straight line on position time graph, position time और displacement time, displacement time graph represent यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब कहोगे कि सर स्ट्रेट लाइन तो हम अगर ऐसे दे दे तो कैसे? यहाँ बना के दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम दे दे ऐसे, तो क्या ये यूनिफॉर्म को इंडिकेट करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम हो गया, ये यूनिफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि इसका देखो, इसका स्लोप अगर ये लाइन ऐसे हॉरिजेंटल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा? 0 ना। तो यहाँ पर अगर देखें किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट डालेंगे तो टाइम वाले एक्सिस के साथ हॉरिजेंटल हो जाएगा। हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल हो गया, एंगल कितना बन जाएगा? 0 ना। तो अगर यहाँ हमें वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत पड़ेगा तो tan 0 बोलेंगे, और tan 0 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आया। 0 कांस्टेंट नहीं है ना। इसीलिए ये जो है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट नहीं करेगा। आप लिख सकते हो नॉट इंडिकेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, 0 कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा वेलोसिटी पर एक इंस्टेंटेनियस और एवरेज पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम, है ना। फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस इस पर ग्राफ पर कराएंगे, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हम लोग वहाँ पर करेंगे, है ना। यहाँ बेसिक हम लोग डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ मान लो ऐसे दे दिया, ये मान लो 20 मीटर दे दिया और टाइम है सेकेंड में और ये मीटर में है ना। यहाँ पर मान लो 2 सेकेंड दे दिया, ये हो गया 4 सेकेंड और ये हो गया 6 सेकेंड। ठीक है, आ रही बात समझ में। और फाइंड करने के लिए कह दिया, फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड ए पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। और बी पार्ट में एवरेज वेलोसिटी
ड्यूरिंग टाइम, ए पार्ट में लिखो 0 to 2 सेकेंड, बी पार्ट में 0 to 4 सेकेंड और सी पार्ट में 0 to 6 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस समझ लेते हैं। तो अभी तो बताए हैं तुम लोग को इंस्टेंटेनियस। अगर ग्राफ से इंस्टेंटेनियस हमें निकालने की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले क्या करना है, तो टाइम देख लो। जैसे 1 सेकेंड में निकालना चाहते हैं, है ना, ए पार्ट सॉल्व करके आपको समझाते हैं। पहले एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझो बढ़िया से। 1 सेकेंड तो यहीं पर आएगा ना, जिस टाइम पर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट कर दो। कर दिए लोकेट। अब यहाँ पर क्या डालना है, टेंजेंट। तो यहाँ टेंजेंट डालो, ऐसे ही तो डालोगे। और ये टेंजेंट टाइम वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, उसका tan उस पॉइंट पर क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर इस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इसका हम tan निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। और tan थीटा तो आप चाहो तो ये छोटे वाले डायग्राम से निकाल लो या बड़े वाले डायग्राम से निकाल लो, थीटा का वैल्यू तो सेम ही मिलेगा। लेकिन बड़े वाले डायग्राम से निकालना बड़ा आसान है क्योंकि हमें सब वैल्यू मालूम है। tan थीटा इक्वल टू तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ, 20, और बेस कितना हो गया, 2। तो ये लिख दो 20/2, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलो 3 सेकेंड पर बताओ, बता सकते हो एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर बताते हैं, 3 सेकेंड यहीं पर आएगा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट कर दिए। यहाँ टेंजेंट डालो। कैसे डालोगे, ऐसे कट कर दोगे क्या, नहीं, टच करते हैं सिर्फ उस पॉइंट पर, कट नहीं करता है। तो हमें 3 सेकेंड पर निकालना है, तो पॉइंट यहाँ पर कर्व पर लोकेट कर दिए। अब यहाँ पर हम ऐसे टेंजेंट डाल देंगे और ये जो टेंजेंट आप डाले हो वह टाइम वाले एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है। तो ये तो 0 बना रहा है क्योंकि पैरेलल हो गया दोनों। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा इंस्टेंटेनियस वह tan 0 हो गया। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 ना, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है। चलिए एक टाइम और है, कौन सा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तो इधर ही होगा ना। चलो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है ना। अब यहाँ टेंजेंट कैसे डालोगे, ठीक तो है, यहाँ से टेंजेंट तो ऐसा ही पड़ेगा। अच्छा, तो टाइम वाले एक्सिस के साथ हमें ए वाला एंगल चाहिए, है ना। ये कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज ऐसे ही बनेगा, स्लोप हो जाएंगे नेगेटिव। आपको सब समझाए हैं स्लोप वाले डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में। तो देखो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बने तो इस एंगल के चक्कर में मत पड़ना। इससे जो स्मॉलर वाला एंगल बने ना उसका tan निकाल लेना और माइनस लगा देना, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका हम लोग नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर ना। तो देखो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हम देख रहे हैं। बताओ कितना हो जाएगा v का वैल्यू। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इससे हमको निकलेगा नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव होगा, ये दिमाग में रखो। और स्मॉलर वाला एंगल का tan निकालो और माइनस लगा दो, हो गया और क्या। ठीक है, बता कितना आया, माइनस tan थीटा 1। ये छोटे वाले ट्रायंगल से भी निकालेंगे, लेकिन हमें बिगर वाले ट्रायंगल में तो सब मालूम है, तो हम क्यों न बिगर वाले ट्रायंगल से निकाले। दोनों के लिए तो थीटा सेम ही रहेगा। तो tan थीटा निकालो यहाँ से, परपेंडिकुलर बाई कितना हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर बता कितना है, 20, और बेस कितना है, 2। 20/2 हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में।
अब हम एवरेज वेलोसिटी आपको निकाल कर समझाते हैं जो ड्यूरेशन दिया है उसमें, है ना। तो फिलहाल ये फिगर हम मिटाते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, जो इच्छा है करो, है ना। हम एवरेज बनाने के लिए, एवरेज निकालने के लिए दूसरा डायग्राम मिटा करके बना रहे हैं। चलिए, हाँ देखो, तो ग्राफ क्या बना हुआ था, बी पार्ट के लिए हम लोग फिर से एक ग्राफ, वही ग्राफ बना रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम, यही ना। चलो, ये कितना लिखे हुए थे 20 मीटर, ये कितना था 2 सेकेंड, ये कितना था 4 सेकेंड, ये कितना था 6 सेकेंड, ये ना। क्लियर है। चलिए, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। पहला देखो 0 से 2 सेकेंड तक, तो ए पार्ट का करते हैं 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। याद करो प्रोसेस क्या बताए थे। कर्व पर इस टाइम इंटरवल के क्रॉसपोंडिंग पॉइंट लोकेट करो। तो टाइम 0 तो यहाँ पर है और 2 सेकेंड यहाँ पर है, दोनों को लाइन से ज्वाइन करो। ये जो लाइन ज्वाइन किए हो, इसका टाइम वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाओ और उस एंगल का tan लो, एवरेज निकल गया। चलो, इसका tan थीटा बता दो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 20/2 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी यही आया था, 0 से 2 सेकेंड इंटरवल में भी एवरेज वेलोसिटी इतना ही आया। हाँ, क्योंकि देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है। कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हो गया इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो इंस्टेंटेनियस निकाल लो, एवरेज निकाल लो, जो निकालना है निकाल लो, सब वैल्यू तो सेम ही मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के केस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू सब इक्वल हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियस कहो, एवरेज कहो, है ना, कांस्टेंट कह लो, सब वैल्यू सेम होगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इंटरवल क्या दिया है बताओ बी पार्ट में। तो 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। चलो जी, टाइम 0 यहाँ हुआ, टाइम 4 सेकेंड यहाँ हुआ, ये दोनों को पॉइंट ऐसे हम लोग लोकेट कर दिए। अब ये दोनों को लाइन से ज्वाइन करो और ये जो एंगल टाइम के साथ बना रहा है उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो कितना एंगल बनाया हुआ है, θ1 ना। तो इसका tan निकालो, काम खत्म हुआ। और कितना हो जाएगा बताओ, tan θ1 क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बताओ कितना है 20। अब बेस यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना है 4, कैंसिल करा दो, हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। एक इंटरवल और दिया है सी पार्ट में, 0 to 6 सेकेंड, 0 सेकेंड से 6 सेकेंड। चलो पॉइंट लोकेट करते हैं। टाइम 0 पर यहाँ पर हुआ और टाइम 6 सेकेंड में यहाँ पर हुआ। अब ये दोनों को लाइन से ज्वाइन करो, कर लिए। अब ये बताओ कि टाइम वाले एक्सिस से कितना एंगल बनाया। तो ये तो सीधा ऐसे आ गया, 0 हो गया ना। तो यहाँ तो एवरेज वेलोसिटी लिखना होगा, तो tan 0 कर दो। tan 0 कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो t पर 0 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 और t 6 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गए। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है ना। चलिए
तो ये हम 3 टर्म आपको समझा दिए वेलोसिटी में। जिस तरह से वेलोसिटी है उसी तरह से एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है ना। तो अब हम एक्सेलरेशन भी समझ लेते हैं। चलिए एक्सेलरेशन समझते हैं। कभी मोटरसाइकिल चलाए हो ना, एक्सेलरेटर पूरा दे दिए है ना, भ्रूम से भागता है गाड़ी है ना, तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो यह स्पीड चेंजिंग का रेट का ही नाम होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक लाइन डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ change of velocity, rate of change of velocity with respect to time is known as, क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। अच्छा मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वह होगा dv बाई dt, dv बाई dt। क्लियर ना। अब वेलोसिटी का तुम पढ़ चुके हो, 3 कंपोनेंट होता है, x में होता है, y में होता है और z भी होता है ना। तो यहाँ थोड़ा डाल करके रखो तो वैल्यू कितना मिलता है, d बाई डी टी, और v के जगह पर ये टोटल टर्म वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। क्लियर है। चलिए सेपरेट करते हैं सब में, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड बाई डी टी के कैप। हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन का भी 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, एक्स में, वाई में और जेड में। तो इसको ax कह दो ऐसे, इसको कह देते ay और इसको कह देते हैं az कह देते हैं। अच्छा मॉड बताओ, तो इसका मॉड लिख सकते हैं कितना, अभी समझाए हैं मॉड, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर ना। अच्छा ये बताओ हमें ax कितना हुआ, ये बता दो, डी वी एक्स बाई डी टी। ए वाई कितना हो गया, दिख नहीं रहा है क्या, देखो ए एक्स इजकल टू कितना, डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई इजकल टू डी वी वाई डी टी, और ए जेड इजकल टू डी वी जेड बाई डी टी। क्लियर ना। तो ये डी वी वाई बाई डी टी हो गया, और अगर ए जेड कह दे तो क्या होगा, डी वी जेड बाई डी टी। याद रखना, सब काइनेमेटिकल टर्म आपको समझा रहे हैं, है ना। अच्छा डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी तो समझाए हैं आपको, क्या होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका अगर स्लोप आप निकाल लोगे तो क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो चलो यहाँ तक नोट करो, फिर उसको लिख लो कि अगर जब भी डिफरेंशिएशन आ जाए इसका मतलब समझ लेना है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ कर्व। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर उसका हमें स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, एक्सेलरेशन मिलेगा। एकदम रट्टा मार लेना है, हम लिख भी देते हैं इसको। चलो यहाँ पर लिख लो आप भी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। खूब बढ़िया से याद रखना है। अच्छा
थोड़ा एक पॉइंट और समझते हैं। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो? dv/dt। हाँ, अच्छा ये बताओ कि वेलोसिटी कैसे लिखते हो? ds/dt। तो अगर इसको यहाँ रखें तो dt इक्वल टू कितना लिखेंगे? ds/v। ये dt का वैल्यू इसमें डालो, है ना। फ्रॉम 1 और 2 करें तो a हमारा बताओ कितना हो जाएगा? ये dv हो गया, dt के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? ds/v। भी चला गया ऊपर, है ना। तो इसको भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन ऐसे भी लिखेंगे। मान लो वेलोसिटी x के साथ वेरी कर रहा होगा, है ना, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना v dv/dx, है ना। ये सब पर क्वेश्चन हम देंगे, क्लियर है। अब ये इस पे डेफिनेशन समझ लो। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ तो कितना हो जाएगा? थोड़ा बताओ यहाँ पर। एक्सेलरेशन पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है? dv/dx का मतलब बताओ। dv/dt का मतलब तो समझा दिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप क्या देंगे? एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये वेलोसिटी हो गया इनटू ये dv/dt क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ vs ग्राफ ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर हमें vs ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप इनटू वेलोसिटी कर दोगे, क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या निकल जाएंगे? एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलो, तो हम लोग अब टाइप्स भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ तक लिख लिए, आगे बढ़े। चलो, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग वेलोसिटी का टाइप्स पढ़े हैं ना, उसी तरह से एक्सेलरेशन का भी टाइप्स है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पहला इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिखते जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी at a particular instant of time is known as instantaneous acceleration, है ना। कैसे लिखोगे मैथमेटिकली? ए इंस्टेंटेनियस, सेम, सब सेम है, काइनेमेटिकल टर्म एक ही जैसा सब है, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, है ना। तो अगर इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें अगर ग्राफ से निकालना है तो कैसे करेंगे? बस सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता था, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा, और क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। मान लो ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दे दिया टी नॉट, और इस पर कहता है बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या करोगे ये बताओ? जो टाइम देगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर क्या करना है? पॉइंट लोकेट करना है। उसके बाद बताओ टेंजेंट डालना है, क्लियर है? हाँ, टेंजेंट डालो। यहाँ पर टेंजेंट क्या करता है? कर्व को उस पॉइंट पर टच करता है कि कट करता है? टच करता है। क्या करता है? टच करता है। टच करा दिया। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही है ना। इस डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसका टेन लेंगे, उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। कोई बात तो नहीं, क्लियर है ना? सेम ही टाइप का सब होता है। चलो, तो हम यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस देखें तो यहाँ से tan थीटा लिख देंगे, बस उस पॉइंट पर में इंस्टेंटेनियस निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलो, इस सब पर मैथमेटिक्स हम कराएंगे, पूरा कराएंगे प्रॉब्लम में, है ना? सब पर डिटेल प्रॉब्लम होगा। ग्राफ पर बहुत सारे प्रॉब्लम कराएंगे, इतना करा देंगे कि इससे ज़्यादा ग्राफ तुम्हें कभी नहीं आएगा, है ना? चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो। अभी बेसिक टर्म आप खूब बढ़िया समझ लो, है ना? जैसे मान लो VT ग्राफ दे दिया, VS ग्राफ देगा तो कैसे देगा क्वेश्चन? एक आध क्वेश्चन करके देखे क्या? अच्छा, चलो अब पहले डिफाइन कर लो ना, उसके बाद ही करेंगे, है ना क्वेश्चन। तो सेकंड देखते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे हम समझा दिए। सेकंड लिख लो, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन कर लो एक लाइन। रेट ऑफ change of velocity during certain interval of time is known as क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे इसको? एवरेज एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, ग्राफ से कैसे निकलेगा ये बताओ? तो ग्राफ से ऐसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा हमको। मान लो ऐसे कर्व दे दिया, इसमें टाइम इंटरवल हमें दे देगा। मान लो यहाँ से इनिशियल टाइम दिया, यहाँ से फाइनल टाइम दे दिया, और कहता है इस ड्यूरेशन में बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें करना क्या है कि जो टाइम देगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है? पॉइंट लोकेट करना है, और दोनों को लाइन से ज्वाइन करना है, या ये क्या बन जाएगा? कॉर्ड। किसका कॉर्ड? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और ये कॉर्ड का स्लोप अगर निकाल लोगे ना tan थीटा, तो निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो मान लो ये डेल्टा V हो गया और ये हो गया डेल्टा T हो गया। तो बता दो हमें कि एवरेज एक्सेलरेशन हम क्या लिखें? तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ से हमारा tan थीटा। और tan थीटा बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हो ना, कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाई डेल्टा T। सब सेम तरीके से निकल रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? कुछ भी अलग नहीं है, समझो। हो गया यहाँ तक? चलिए मिटाएं। तो आगे बढ़े। अब थर्ड लिख लो, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लो इसमें। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, if rate of change of velocity remain constant at every instant of time, at every instant of time,
then acceleration is known as uniform or constant acceleration, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? ऐसे लिखो, अगर dv बाई dt डिफ्रेंशिएट किए तुम और अगर ये कांस्टेंट आ गया तो समझ लेना कि वह क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्राफ से कैसे पता चलेगा? तो अगर vt ग्राफ दे देगा ना और इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो समझ लेना कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल आएगा तो नहीं, वो जीरो हो जाएगा। आपको समझाया है पहले, तो यहाँ पर पॉइंट करके लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख देते हैं हम, है ना, स्ट्रेट लाइन ऑन वीटी ग्राफ ऑन वेलोसिटी टाइम, a straight line on velocity time graph represent कैसा, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक टर्म तो डिफाइन कर दिए हम लोग, थोड़ा और भी समझ लेते हैं, एक दो पॉइंट समझ लेते हैं, है ना। इसमें एक दो पॉइंट और हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेते हैं। पहले इंस्टेंटेनियस एवरेज देख लेते हैं, और क्या, ग्राफ से ही देख लो। इंस्टेंटेनियस तो आपको जैसे वेलोसिटी बताए हैं वैसे ही निकलेगा, उसमें तो कुछ है नहीं। एवरेज में एक क्वेश्चन हम इसमें समझा देते हैं, है ना। समझो, यहाँ से क्वेश्चन का रेंज बहुत बढ़ गया। इसमें जो क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस बताएंगे आपको, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन काइनेमेटिकल टर्म, इसके बाद वाला वीडियो में, है ना, उसमें यही इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, है ना, स्लोप और एरिया, इतने पर आपको समझाएंगे क्वेश्चन। क्लियर ना? चलो देखो, अभी एक देख लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फोर मीटर पर सेकेंड है, ये जीरो यहाँ, ये 2 सेकेंड, और यहाँ पर तुमसे प्रॉब्लम में कहता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पॉसिबल एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। लिख लो, क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन whose velocity time graph is shown in figure. Find possible average acceleration of the पार्टिकल। ठीक है, चलो, बहुत सारे टाइम इंटरवल बनाए जा सकते हैं इसमें, तो समझो, इसमें हम समझाते हैं। जैसे पहले टाइम इंटरवल हम लेते हैं 0 से 2 सेकेंड में, देखते हैं 0 to 2 सेकेंड कैसे निकालते हो। एवरेज निकालने के लिए अभी समझाए हैं। जो टाइम देगा उसके क्रॉसपोंडिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट करना। ठीक है, तो 0 और 2 दिया है तो इसके पॉइंट पर कर्व पर पॉइंट लोकेट कर दी। अब ये दोनों को आप लाइन से ज्वाइन कर लो, और ये लाइन ज्वाइनिंग जो
लाइन बन रहे हैं वो टाइम के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका tan लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऑब्ट्यूज बन जा रहा है। तो इसमें क्या बताए थे कि एक्यूट एंगल को लेना और माइनस लगा देना। क्लियर है ना? चलो तो बताओ एवरेज कैसे लिखोगे, बोलो। माइनस लिखना पड़ेगा ना, क्यों? ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बताओ कितना है 4, बेस कितना है 2। बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? चलो एक टाइम इंटरवल और देखते हैं जी। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक देखो तो पॉसिबल बोला है तो हम लोग करते हैं। 2 to 4 सेकेंड में एवरेज बताना है। तो टाइम 0 के क्रॉसपॉन्डिंग और टाइम 4 के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट कर दिए, दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दिए, और ये टाइम वाले एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना उसका क्या करेंगे, उसका tan लेंगे। तो बताओ यहाँ तो एक्यूट एंगल बना है तो नेगेटिव लगाने की ज़रूरत तो नहीं ना है, क्या लिख देना है tan थीटा 1। क्लियर ना? अब ये बताओ tan थीटा 1 क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, अब बेस बताओ कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये कितना हो गया 2 ही हो गया ना। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 4/2 डैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक टाइम और बता दो हमको, 0 सेकेंड से 4 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। टाइम 0 के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट किया, 4 सेकेंड के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व पर पॉइंट लोकेट किए, दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दिए। यह बताओ लाइन ज्वाइनिंग टाइम वाले एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 0। तो कोई बात नहीं, तो हम 0 लिख देंगे tan 0, और क्या, और tan 0 करोगे तो 0 ही तो मिलेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एवरेज देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आ रही बात समझ में? अच्छा, तो स्लोप तो आप निकाल ही लोगे। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा और भी हम लोग समझ लें। अच्छा, पहले टर्म ही लिख लो, है ना? क्वेश्चन इसके बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे ना, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन काइनेमेटिकल टर्म, जिसमें स्लोप और एरिया अंडर कर्व पर बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, है ना? उसको समझेंगे, ठीक है? तो थोड़ा और काइनेमेटिकल टर्म में ही हम लोग समझ लेते हैं आज। जैसे वह डिफरेंशियल फॉर्म था, अब इंटीग्रल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिकल फार्मूला, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिकल फार्मूला, ठीक है? जैसे फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में भी क्या लिखते हैं बताओ, ds/dt। तो ds अगर लिखोगे तो v इंटू dt करेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखना, एरिया अंडर कर्व को इंडिकेट करेगा। या फिर कोई भी फार्मूला मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो समझ लेना वह एरिया अंडर कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, या इंटीग्रेशन होगा तब पर भी वह इंडिकेट करेगा एरिया अंडर कर्व को। इस बात को खूब बढ़िया से याद रखना है। ds का इंटीग्रेशन करोगे s मिलेगा, और ये हो गया v इंटू dt, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इजकल टू हो जाएगा, इसको पढ़ने के लिए सीखो। ये लिखा हुआ है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एरिया अंडर कर्व, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में अगर डेफिनेशन में आपसे पूछा जाए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, तो तुम डिस्प्लेसमेंट ही बताना, है ना। हालांकि हम लोग डिस्टेंस भी निकालने के लिए इसमें काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी और इधर टाइम ग्राफ दे दिया, है ना, और ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइम के एबव का एरिया पॉजिटिव लेना है और बिलो का एरिया नेगेटिव लेना है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और अगर डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो आप जानते हो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और आपको निकालना होगा डिस्टेंस, तो सारे एरिया जो होगा टाइम के एबव या टाइम का बिलो सब एरिया तुम पॉजिटिव लेना, तो निकल जाएगा क्या? डिस्टेंस। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम नोट कर लो, इंटीग्रल फॉर्म लिख देते हैं। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं इसको। सेकेंड काइनेमेटिकल फार्मूला समझो। एक्सेलरेशन क्या बताए थे? dv/dt। चलो इसको लिख देंगे। अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv कितना हो जाएगा? a/dt हो जाएगा ना। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। dv का इंटीग्रेशन बताओ, v हो गया लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये हो गया a/dt। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, है ना। इंटीग्रेशन आ गया ना आपको। चलिए, और यहाँ पर हो गया a/dt। पढ़ो तो इसको क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। और इंटीग्रेशन a/dt है, इसका मतलब बताओ क्या हो गया? इंटीग्रेशन a/dt का मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ कभी कभी तुम लोग वेलोसिटी बोलते हो, गलत हो जाएगा, है ना। चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? आई बात समझ में? एक और भी तो इंटीग्रल फॉर्म है इसमें। चलो एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला है, उसको भी बताते हैं आपको। हाँ, तो आपको थर्ड जो फार्मूला था एक्सेलरेशन में ही था, v/dv/ds। चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस v/dv कितना हो गया? a/ds uv। v/dv का इंटीग्रेशन बताओ। डिफरेंस इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हो। अब v/dv का इंटीग्रेशन बताओ, v²/2। ये हो गया लोअर, ये हो गया अपर, और ये हो गया a/ds। चलो अपर लिमिट रखो, माइनस लोअर लिमिट रख दिए, बाई 2 करो, इज इक्वल टू a/ds। यही ना। तो थोड़ा इसको पढ़ो तो क्या लिखा है। इधर वाला तो छोड़ दो उसी तरह से। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको पढ़ो। यह है एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर एस, एक्सेलर लिख दो पूरा यहाँ पर, एक्सेलरेशन
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है और उसके अंडर का अगर एरिया लेते हो तो मिलेगा फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से मिलेगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो काइनेमेटिकल टर्म तो हम समझा दिए, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम बनेगा ना वह डायरेक्टली केवल स्लोप से नहीं होगा। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना चाहिए, उसका इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए, पैराबोला का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट एक क्लास जो है वह स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ग्राफ सिर्फ समझाते हैं, है ना। फिर हम काइनेमेटिकल टर्म और स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ग्राफ मिला करके, है ना, इस पे प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। क्लियर ना? आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे हम लोग। थैंक यू।